डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं महेश चौधरी आप सभी विद्यार्थियों का निर्मल ऐप पर स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वांटम संख्याओं की परिभाषा और मुख्य क्वांटम संख्या को समझाया था। एक बार मैं पुनः इसको रिवाइज कर रहा हूं कि क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। उनमें से पहली जो क्वांटम संख्या थी, जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, उसको मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। मुख्य क्वांटम संख्या की खोज नील्स बोर ने की थी। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से दर्शाते हैं और मुख्य जो क्वांटम संख्या होती है उससे हमें कोषों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा मुख्य क्वांटम संख्या से परमाणु के आकार, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का वेग और कोणीय संवेग के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद ये भी बताया कि मुख्य क्वांटम संख्या या कोषों की संख्या का मान बढ़ने पर nवें कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी का मान भी क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि E समानुपाती होता है n²। इलेक्ट्रॉन का वेग मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ने पर क्या होता है, घटता है, क्योंकि B व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/n। परमाणु का जो आकार होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या या कोषों की संख्या के क्या होता है, समानुपाती, अर्थात Rn समानुपाती n²। इसका मतलब क्या होता है, यदि कोषों की संख्या का मान बढ़ेगा तो परमाणु का आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। और चौथा बताया था कोणीय संवेग nh/2π। इसका मतलब क्या है कि n का मान भी बढ़े तो कोणीय संवेग का मान भी क्या होता है, परिवर्तित होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य क्वांटम संख्या n होती है इसका जो मान होता है 1 से लेकर अनंत तक होता है। 1 से लेकर अनंत तक होता है। यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 होता है तो कोष का नाम होता है K, n का मान 2 होता है तो L, 3 होता है तो M, 4 होता है तो N, 5 होता है तो इस तरीके से ये जो क्रम होता है आगे तक चलता रहता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोषों की जो एनर्जी होती है n का मान बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। तो K <L <M <N O इस तरीके से क्रम आगे तक चलता रहता है। और कोषों में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2n² फॉर्मूले से फिलअप की जाती है। कोषों में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n² सूत्र से भरे जाते हैं और कोषों में जो अधिकतम कक्षकों की संख्या होती है वो n² से ज्ञात की जाती है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको मुख्य क्वांटम संख्या से संबंधित बताए थे। आज के इस लेक्चर में मैं दूसरी क्वांटम संख्या बता रहा हूँ। दूसरी जो क्वांटम संख्या होती है उसका नाम होता है दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या। देखिए, इस क्वांटम संख्या की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था, इसकी खोज करने वाला जो साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, उसका नाम था सोमरफेल्ड। इस क्वांटम संख्या की खोज सोमरफेल्ड ने की थी और मुख्य क्वांटम संख्या की खोज नील्स बोर वैज्ञानिक ने की थी। क्लियर? इस क्वांटम संख्या को स्मॉल l से दर्शाते, किसे दर्शाते हैं, स्मॉल l से दर्शाते हैं। इस मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल l से दर्शाते हैं। क्लियर?
जो मुख्य दिगंशी जो क्वांटम संख्या होती है, दिगंशी क्वांटम संख्या से हमें उपकोषों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उपकोषों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? उपकोषों के बारे में। लेकिन जो मुख्य क्वांटम संख्या थी उससे हमें कोषों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही थी। इसको आप जनरली इस तरीके से समझ सकते हैं, ये कोष होता है, कोषों में क्या होते हैं? उपकोष। क्लियर? तो उपकोषों के बारे में जानकारी देने वाली जो क्वांटम संख्या होती है वो कौन सी होती है? दिगंशी क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या? दिगंशी क्वांटम संख्या। अगला, जो दिगंशी क्वांटम संख्या L जो होती है, L के जो मान होते हैं, L के मान 0 से n-1 तक होते हैं। 0 से n-1 तक होते हैं। 0 से n-1। आपको पता है कि n क्या होता है? n होती है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या या कोषों की संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या या कोषों की संख्या। क्लियर? आप देखिए, माना कि अपने पास n के मान दे रखे हैं, ये n के मान हैं अपने पास, n के मान दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू अनंत तक दे रखे हैं मान। इस तरीके से क्रम आगे तक चलता रहता है। तो देखिए L के मान क्या आएंगे? L के मान क्या होंगे स्टूडेंट? तो मैंने बताया 0 से n-1 तक 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 2 - 1 क्या हो जाएगा? 1। 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3। 5 - 1 क्या हो जाएगा? 4। इस तरीके से क्रम आगे तक चलता रहेगा। अब देखिए, L के जब मान आपको ज्ञात हो जाते हैं तब उपकोष के नाम भी ज्ञात हो जाएंगे। देखिए, उपकोष के नाम, उपकोष के नाम, उपकोष के नाम। देखिए, उपकोष के जो नाम होते हैं वो डिपेंड करते हैं L के मान पर। यदि L की वैल्यू 0 होती है तो उपकोष का नाम होता है S। जब L की वैल्यू 1 होती है तो उपकोष का नाम होता है P। L की वैल्यू 2 होती है तो उपकोष का नाम होता है D। L की वैल्यू 3 होती है तो उपकोष का नाम होता है F। L की वैल्यू 4 होती है तो उपकोष का नाम होता है G। L का मान 5 होता है तो उपकोष का नाम होता है H। ठीक है? लेकिन इसमें जो S होता है इसका पूरा नाम होता है शार्प, P का पूरा नाम होता है प्रिंसिपल, D का पूरा नाम होता है डिफ्यूजन, F का पूरा नाम होता है फंडामेंटल, G का पूरा नाम होता है ग्रेविटेशनल। ठीक है? इस तरीके से नाम चलते हैं। तो मैंने S का नाम क्या बताया? शार्प। S बराबर क्या होता है स्टूडेंट? शार्प। अर्थात जो S लिया गया कहाँ से लिया गया? शार्प से। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, D का मतलब होता है डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से लिया गया D। F का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल। F का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल। S जो लिया गया किससे लिया गया? शार्प से। P किससे लिया गया? प्रिंसिपल से। D किससे लिया गया? डिफ्यूजन से। F किससे लिया गया? फंडामेंटल से। और G जो होता है वो ग्रेविटेशनल से लिया गया। क्लियर? तो उपकोष के जो नाम होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? L के मानों पर। किस पर डिपेंड करते हैं? L के मानों पर। क्लियर? L का मान यदि 0 होगा तो उपकोष का नाम क्या होगा? S। L का मान यदि होगा उपकोष का नाम क्या होगा? P। जब L का मान 2 होगा तो उपकोष का नाम क्या होगा? D। L का मान 3 होगा तो उपकोष का नाम होगा F। L का मान 4 होगा तो उपकोष का नाम क्या होगा? G। क्लियर हुआ स्टूडेंट? आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है?
देखिए नेक्स्ट पॉइंट होता है इसका कि जितने भी उपकोष होते हैं, अगला पॉइंट है उपकोषों में अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कैसे भरा जाता है। उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 2 × 12+1, 2 × 12+1। यहाँ L क्या होता है, L होती है दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या का मान, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है कि उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे बढ़ते हैं, 2 × 12+1 से। देखिए ये अपने पास एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, S उपकोष दे रखा है, इधर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है 2 × 12+1। देखिए एस उपकोष दे रखा है, एस उपकोष के लिए आप जानते हैं कि एल की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। एल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, एल की वैल्यू कितनी होती है, एस उपकोष के लिए 0 होती है। एफ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे फिलअप करेंगे, देखिए 2 × 2 × 0 करेंगे 0+1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 2 × 1 कितने इलेक्ट्रॉन आ गए अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए सेकेंड पी उपकोष दे रखा है, पी उपकोष के लिए एल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। एल की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1 होती है। तो देखिए 2 × 1+1 तो 2 × 1 कितना हो गया, 2, 2 और 1 3, 3 2 आके 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अर्थात पी उपकोष के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं आप, 6 इलेक्ट्रॉन। डी उपकोष, देखिए डी उपकोष के लिए एल की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट कितनी होती है, 2। इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो अपने पास क्या आएगा, 2 × 2+1। तो देखिए 2 × 2 4 + 1 5, 5 2 आके 10, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। अगला देखिए एफ उपकोष, एफ उपकोष के लिए एल की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 3 होती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कैसे निकालेंगे, 2 × 2 × 3+1 तो 2 3 आके 6 और 1 7, 7 2 आके 14 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जी उपकोष, जी उपकोष के लिए एल की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 4 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए, 2 × 2 × 4+1 तो 4 2 आके 8 और 1 9, 9 2 आके 18। तो देखिए स्टूडेंट उपकोषों के अंदर जब हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है एस उपकोष के अंदर 2 आते हैं, पी के अंदर 6 आते हैं, डी के अंदर 10 आते हैं, एफ के अंदर 14 आते हैं, जी के अंदर 18 आते हैं, एच के अंदर 22 आते हैं। अर्थात दो क्रमागत उपकोषों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का जो डिफरेंस होता है कितने का होता है, देखिए 4 का डिफरेंस होता है। दो क्रमागत उपकोषों के मध्य
इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसका डिफरेंस कितना होता है, 4 का। क्रमागत का मतलब क्या है, दो उपकोषों के मध्य का गैप, मध्य का डिफरेंस। इन दोनों का कितना हो गया 4, इन दोनों का कितना हो गया 4, इन दोनों का कितना हो गया 4, इन दोनों का कितना हो गया 4। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे भरी जाती है। इलेक्ट्रॉनों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए क्या फॉर्मूला बताया, 2 × 2l+1। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अब देखिए उपकोषों में अधिकतम कक्षकों की संख्या। अगला पॉइंट देखिए, उपकोषों में अधिकतम कक्षकों की संख्या। उपकोषों में अधिकतम कक्षकों की जो संख्या होती है देखिए उपकोषों में अधिकतम कक्षकों की जो संख्या होती है उसका फॉर्मूला होता है 2l+1। क्या फॉर्मूला होता है, 2l+1। 2l+1। अब देखिए आपको उपकोष ये रखे होंगे, जिस तरीके से मैंने इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख दिया था उसमें कक्षकों की संख्या आपसे पूछी गई होगी। तो अधिकतम कक्षकों की संख्या, अधिकतम कक्षकों की संख्या, उपकोषों में अधिकतम कक्षकों की संख्या। तो देखिए स्टूडेंट कक्षकों की संख्या कितनी होगी, फॉर्मूला बताया 2l+1, ये फॉर्मूला होता है। तो मान पुट कर दीजिए, एस उपकोष में कितने कक्षक आएंगे, 2 × 0+1 कितना आएगा 1। अगला देखिए 2 × 1+1, 2 और 1 3। डी उपकोष के लिए बताओ, 2 × 2+1 कितने आए बताइए, 2 2 4 और 1 5। एफ उपकोष के लिए बताइए कितने आएंगे, 2 × 3+1 कितने आए 7। जी उपकोष के लिए बताइए 2 × 4+1 कितना आ गया 9। इसी तरीके से क्रम आगे तक चलता रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट, दो क्रमागत कक्षकों के मध्य, यानी कह सकते हैं कि दो क्रमागत एस उपकोष के कक्षकों की संख्या के मध्य का जो डिफरेंस होता है कितने का होता है, देखिए 2 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। 3 - 1 कितना आएगा 2, 5 - 1 कितना आएगा 2, 7 - 5 कितना आएगा 2, 9 - 7 बराबर कितना आएगा 2। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, कक्षकों की संख्या के मध्य 2 का डिफरेंस होता है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के मध्य का जो डिफरेंस होता है कितने का होता है, 4 का होता है। कितने का होता है, 4 का। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो अपने को ध्यान रखना है कि उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे बढ़ते हैं, 2 × 2l+1 से। उपकोषों में अधिकतम कक्षकों की संख्या 2l+1 किससे निकालते हैं, 2l+1 से। l क्या होती है, दिगंशी क्वांटम संख्या। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट, दिगंशी जो क्वांटम संख्या होती है इससे कक्षीय कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। दिगंशी क्वांटम संख्या से कक्षीय कोणीय संवेग उत्पन्न होता है। कक्षीय कोणीय संवेग को μL से डिनोट करते हैं। μL बराबर होता है h/2 पाई √L × l+1। क्या होता है, h/2 पाई √L × l+1।
ठीक है, या इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या H क्रॉस अंडर रूट L इंटू L प्लस 1, इसको कहते हैं H क्रॉस। चूँकि H क्रॉस की जो वैल्यू होती है वो H अपॉन 2 पाई के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है H क्रॉस की वैल्यू? H अपॉन 2 पाई के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? H अपॉन 2 पाई के बराबर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अब अपने को एस उपकोष के लिए कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात करना है। एस उपकोष के लिए कक्षीय कोणीय संवेग, उपकोष और कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग H क्रॉस अंडर रूट L इंटू L प्लस 1, इस फॉर्मूले से अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए अपने को दे रखा फर्स्ट एस उपकोष, और एस उपकोष के लिए मैंने आपको बताया एल की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0। तो अपने को म्यू एल निकालना है, क्या आएगा? ये तो 0 हो गई, 0 प्लस 1 कितना आएगा? 1, और गुणा 0 करेंगे तब क्या हो जाएगा? 0। अर्थात म्यू एल की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 0। कितनी आएगी? 0। देखिए पी उपकोष दे रखा है, क्या दे रखा है? पी उपकोष। पी उपकोष के लिए जो एल की वैल्यू होती है कितनी होती है? 1 होती है। कक्षीय कोणीय संवेग म्यू एल ज्ञात करना है, म्यू एल। तो देखिए स्टूडेंट, H क्रॉस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये कितना? 1 और 1 प्लस कितना हो गया? 2। 2 गुणा करेंगे जब क्या आएगा? 2। तो अपने पास क्या आएगा? H क्रॉस रूट 2। कितना आएगा? H क्रॉस रूट 2। इसी तरीके से आप डी उपकोष के लिए निकालें। डी उपकोष के लिए, डी उपकोष के लिए एल की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट बताइए, एल की जो वैल्यू कितनी होगी? 2। तो म्यू एल की वैल्यू ज्ञात कीजिए। म्यू एल बराबर क्या आएगा? H क्रॉस अंडर रूट, देखिए एल की वैल्यू पुट करो 2 इंटू 2 प्लस 1, ये कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 2 के 6। तो क्या है अपने पास? H क्रॉस रूट 6 कितना आ गया? H क्रॉस रूट 6 कितना आ गया? H क्रॉस रूट 6। इसी तरीके से आप एफ उपकोष के लिए ज्ञात करें। एफ उपकोष, एफ उपकोष के लिए एल की जो वैल्यू होती है आपको पता है कितनी होती है? 3 होती है। तो इसके लिए म्यू एल क्या आएगा बताइए? म्यू एल की वैल्यू क्या आएगी? म्यू एल बराबर H क्रॉस अंडर रूट, एल की वैल्यू पुट करो 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 और 1 4, 4 3 के 12 कितना हो गया? H क्रॉस रूट 12 कितना हो गया? H क्रॉस रूट 12। इसी तरीके से जो रिमेनिंग उपकोष होते हैं, शेष जो उपकोष होते हैं, उनका कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। कक्षीय कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? अब देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, दिगंशी क्वांटम संख्या से उपकोषों की आकृति निर्धारित की जाती है। दिगंशी क्वांटम संख्या से उपकोषों की आकृति निर्धारित की जाती है। उपकोषों की जो आकृति होती है वो ज्ञात की जाती है। तो देखिए इधर उपकोष और इधर आकृति का नाम, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, आकृति का नाम एस उपकोष दे रखा है आपने को। क्या दे रखा है? एस उपकोष। एस उपकोष जो होता है इसकी आकृति होती है गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार। इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल।
कैसी होती है? गोलाकार। कैसी आकृति होती है इसकी? गोलाकार। इस प्रकार की जो आकृति होती है वो किसकी होती है? एस उपकोष की होती है। दूसरा होता है अपने पास पी उपकोष। पी उपकोष की जो आकृति होती है ये होती है डमलाकार। डमलाकार, डम्बल शेप। कैसी होती है? डम्बल शेप, डमलाकार। ठीक है। अब डमलाकार कैसे बनाते हैं देखिए स्टूडेंट, एक लोब सी हो गया और एक लोब सी हो गई, अर्थात क्या बन गए? दो डम्बल बन गए। और ये जो बनती हैं इनको कहते हैं हिंदी में पालियां। क्या कहते हैं? पालियां। क्या कहते हैं इनको? पालियां। ठीक है। तीसरा होता है अपने पास डी उपकोष। डी उपकोष जो होता है इसकी आकृति होती है द्विडमलाकार। द्विडमलाकार, बाई डम्बल शेप कहते हैं इंग्लिश में। द्विडमलाकार किस तरीके से होती है? एक डम्बल तो ये बन गया और एक डम्बल ये बन गया। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको कहते हैं द्विडमलाकार। कैसी कहते हैं? द्विडमलाकार। चौथा होता है अपने पास एप उपकोष। ये जो एप उपकोष होता है इसकी आकृति जटिल होती है। कैसी होती है? जटिल, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो आकृतियां होती हैं वो बनाई नहीं जाती हैं, बहुत जटिल होती हैं। ठीक है। इसी तरीके जी उपकोष जो होता है उसकी आकृति इससे भी जटिल होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है इससे उपकोषों की आकृति भी निर्धारित की जाती है। उपकोषों की आकृति भी निर्धारित की जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से द्विगंशी क्वांटम संख्या के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सभी कंप्लीट होते हैं। अब देखिए द्विगंशी क्वांटम जो संख्या है इससे किस तरीके के क्वेश्चन उत्पन्न हो सकते हैं। देखिए n के मान l के मान और उपकोषों के नाम। देखिए ये मैंने इस तरीके से एक सारणी बना दी है। देखिए एल का जब मान 1 होता है तो जो कोष होता है वो क्या होता है? के। एल का जो मान होगा केवल 0 होगा। क्या होगा? 0। और उपकोष का नाम क्या होगा? देखिए जब एल का मान 0 होता है तो मैंने आपको बताया है कि एल बराबर जब 0 होता है तो उपकोष क्या होता है? एस होता है। एन का मान कितना दे रखा है? 1। तो क्या हो जाएगा? 1s। क्या हो जाएगा? 1s। अब देखिए n बराबर जब 2 होता है तो उपकोष क्या होता है अपने पास? l। लेकिन l के जो मान होते हैं 0 भी होगा और क्या होगा? 1 होगा। और बनने वाले जो उपकोष होंगे वो क्या क्या होंगे? जब l का मान 0 होता है तो उपकोष का नाम होता है s। n का मान कितना दे रखा है? 2। तो क्या हो जाएगा? 2s। जब l का मान 1 होता है तो उपकोष का नाम क्या होता है? p। तो क्या हो जाएगा? 2p। क्लियर? क्या हो गया? 2p। अब देखिए n बराबर आपको 3 दे रखा है। उपकोष का नाम होता है m। l के जो मान होंगे वो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। और बनने वाले जो उपकोष होंगे क्या क्या होंगे बताइए? 3s होगा, 3p होगा,
और 3D होगा। इसी तरीके से यदि आप n का मान कितना लेते हैं, n का मान यदि आप 4 लेते हैं तो बनने उपकोष का नाम क्या होगा, n। l की जो वैल्यू होंगे वो क्या क्या होंगे बताइए, 0 भी होगी, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। ठीक है, अब देखिए उपकोष के नाम क्या होंगे बताइए, 4s, 4p, 4d और 4f। क्लियर। इसी तरीके से आपको n का मान दे दिया जाए तो आप l के मान निकाल लीजिए और बनने वाले जो उपकोष हैं उनको ज्ञात कर लीजिए। एक स्पेशल पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, दिगंशी क्वांटम संख्या में ये स्पेशल पॉइंट होता है कि जिन उपकोषों के लिए n का मान l के मान से अधिक होता है, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या का मान दिगंशी क्वांटम संख्या से अधिक होता है, वो उपकोष प्रकृति में बनते हैं। और जिनके लिए ये उपकोष प्रकृति में क्या होते हैं, बनते हैं, और जिनके लिए n बराबर l होता है और n की वैल्यू l से क्या होती है, कम होती है, वो उपकोष प्रकृति में नहीं बनते। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन सा उपकोष बनेगा और कौन सा उपकोष नहीं बनेगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, 2D, 4D। तीसरा एग्जाम्पल में लिख दिया 5s और 6f। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन एग्जाम्पलों में देखना है कि कौन सा उपकोष बनेगा और कौन सा उपकोष नहीं बनेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको क्या करना है, पहले n का मान निकालें, उसके बाद l का मान निकालें और देखें n का मान यदि l के मान से अधिक है तो उपकोष बनेगा, और n का मान यदि l के मान के बराबर है या n का मान l के मान से कम है तो उपकोष नहीं बनेगा। तो देखिए ये n का मान और ये l का मान, और बनने वाले उपकोष के सामने अपने को सही और क्रॉस का निशान लगाना है। n का मान बताया कितना होता है, 2। ये जो आंकिक नंबर होते हैं ये मुख्य क्वांटम संख्या होती है, और d जो होता है इसके लिए l का मान मैंने बता रखा कितना होता है, 2। तो दोनों के मान बराबर, तो उपकोष बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अगला देखिए 4D, n का मान बताया कितना दे रखा है, 4। l का मान बताया कितना दे रखा है, l का मान 2। तो ये उपकोष बनेगा क्या, बनेगा, क्योंकि n का मान l के मान से क्या है, ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए n का मान आपको दे रखा है 5 और l का मान 0 दे रखा है, उपकोष बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। नेक्स्ट n का मान 6 दे रखा है, l का मान कितना होगा, n का मान बताइए 3। ठीक है, तो बनेगा नहीं बनेगा, n का मान l के मान से ज़्यादा है तो उपकोष बनेगा। क्लियर। ठीक है, जो दिगंशी क्वांटम संख्या जो होती है उससे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं वो मैंने बता दिया। एक अन्य टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, देखिए किस तरीके से। देखिए यदि इस तरीके क्वेश्चन दे रखा है, यदि n प्लस l बराबर 6 हो तो, n प्लस l बराबर 6 हो तो बनने वाले उपकोष कौन कौन से होंगे, बनने वाले उपकोष कौन कौन से होंगे, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, n का मान और l का मान का जो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो देखिए n का मान 6 ले लें और l का मान कितना ले लें, 0, तो कितना हो जाएगा टोटल 6।
ठीक है। n का मान 5 ले लें, l का मान 1 ले, टोटल कितना हो जाएगा 6। n का मान 4, l का मान 2 ले लें, कितना हो जाएगा 6। और n का मान 3 और l का मान भी 3 लें तो भी क्या हो जाएगा 6। लेकिन ये संभव है क्या? ये संभव नहीं है। मैंने आपको बताया कि n का मान हमेशा l के मान से अधिक होना चाहिए। तो देखिए बनने वाला उपकोष बताइए। n का मान 6, l का मान जब 0 होता है तो उपकोष का नाम क्या होगा 6s। n का मान 5 दे रखा है, l का मान 1 दे रखा है, तो बनने वाला उपकोष कौन सा होता है p। n का मान 4 दे रखा है, l का मान 2 दे रखा है, तो बनने वाला उपकोष कौन सा होगा d। ये संभव है क्या? ये संभव नहीं होता। तो बनने वाले जो उपकोष होंगे वो कौन कौन से होंगे स्टूडेंट बताइए? 6s होगा, 5p होगा और 4d होगा। ठीक है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन इस दिगंशी क्वांटम संख्या से आपसे पूछा जा सकता है। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगली क्वांटम संख्या चुंबकीय क्वांटम संख्या का डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।